गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू नेशनल ट्यूटोरियल सर्कल। तो आज कौन सी क्लास है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो संस्कृति का उदय हुआ वो है हमारी वैदिक संस्कृति। तो अब हमारी क्लास शुरू होने वाली है वैदिक संस्कृति की। अभी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की 2-3 क्लासेस आई थी, ऐसे ही इसकी लगभग 3 क्लासेस आपकी रहेंगी और 3 क्लासेस में हमारी वैदिक संस्कृति पूरी कवर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं वैदिक संस्कृति की। ये तो जैसा कि अभी पहली लाइन से ही मैंने क्लियर कर दिया कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और वैदिक संस्कृति का उदय हुआ, लेकिन बीच में एक लाइन इसमें छूट गई जो मैं बोलती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ ही आर्यों का आगमन हुआ। क्या हुआ? आर्यों का आगमन। आगमन बोले तो आर्य आए, अब वैदिक संस्कृति आई। तो जब दोनों ही आए हैं तो कुछ तो कनेक्शन होगा दोनों के बीच में। तो कनेक्शन ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही, उसके पतन के बाद ही वैदिक संस्कृति आई और आर्य भी आए। तो हम वैदिक संस्कृति के निर्माता किसके मानते हैं? आर्य को ही मानते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि आर्य ही वैदिक संस्कृति के निर्माता थे या वही वैदिक संस्कृति को लेकर आए। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मैंने कारण बताए थे लास्ट क्लास में आपको, तो उनमें से एक कारण पता नहीं, मुझे याद नहीं है बताया था या नहीं बताया था। अगर नहीं बताया था तो अब बता देती हूँ। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन के जो कारण थे उनमें से एक कारण ये भी था कि हो सकता है आर्यों ने आक्रमण किया हो और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ हो। तो इस तरह से आर्य आए, आक्रमण किया, उस सभ्यता का पतन किया और अपने साथ वैदिक संस्कृति को लेके आए। ये तो था रेफरेंस कि वैदिक संस्कृति किस तरह आई। अब वैदिक संस्कृति का मतलब क्या होता है? देखिए, वैदिक शब्द से ही क्लियर है, वो संस्कृति जिसका वर्णन वेदों में किया गया है उसको बोला गया वैदिक संस्कृति। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं मीनिंग क्लियर करती हूँ। जैसे मैंने इतिहास का मीनिंग क्लियर किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम का मीनिंग क्लियर किया था, इसी तरह वैदिक संस्कृति का नाम का मीनिंग क्या है? वो संस्कृति जो वेदों में वर्णित की गई हो या जिसका डिस्क्रिप्शन हमें वेदों में मिलता है, उस संस्कृति को हम कहते हैं वैदिक संस्कृति। वेदों में अब शब्द आता है वेद, तो उसका मीनिंग जानना भी जरूरी है। वेद एक संस्कृत शब्द है, या कह सकते हैं एक संस्कृत धातु या शब्द होता है विद, उससे लिया गया है वेद शब्द। और विद का मतलब होता है किसी चीज को जानना या उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो वेद बेसिकली ज्ञान से रिलेटेड एक वर्ड है। ओके, अब वैदिक संस्कृति को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है ऋग्वैदिक संस्कृति, जिसको पूर्व वैदिक संस्कृति भी बोलते हैं, और दूसरी होती है उत्तर वैदिक संस्कृति, यानी कि ऋग वैदिक संस्कृति के बाद जो वैदिक संस्कृति आती है उसको उत्तर वैदिक बोलते हैं। उत्तर का मतलब यहाँ पे दिशा से नहीं है, उत्तर का मतलब जो बाद में आई। अब जब हमने बात करी थी कि इस वैदिक संस्कृति के निर्माता थे आर्य, तो आर्य शब्द का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। आर्य मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब जो सबसे अच्छे हैं। श्रेष्ठ मतलब अच्छा। जब अच्छे हैं, जब श्रेष्ठ हैं, तो यानी कि कुछ लोग अगर श्रेष्ठ हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो श्रेष्ठ नहीं होंगे, उनके जैसे नहीं होंगे। तो अगर आर्य का हम अपोजिट वर्ड निकालें, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, पहले पढ़ते थे ना, विलोम शब्द पढ़ते थे, तो आर्य का विलोम क्या होगा? अनार्य। अनार्य मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है। तो ये 2 शब्द कहाँ से आए? आर्य, अनार्य, मतलब कौन वो लोग होंगे जो श्रेष्ठ होंगे और कौन वो लोग होंगे जो अनार्य होंगे, यानी कि जो श्रेष्ठ नहीं होंगे। दोनों के बीच में बेसिकली अंतर क्या होगा? कैसे कैसे पता चलेगा? कनेक्ट करके देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि पॉसिबल ये हो सकता है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पे आक्रमण किया,
और उस पर विजय प्राप्त करी होगी, तभी तो उनकी सभ्यता शुरू हुई होगी। वैदिक संस्कृति में आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। वायदे में मैं बता दूं, इसको आर्य सभ्यता भी बोला जाता है, आर्य संस्कृति भी बोला जाता है। तो कहीं पे भी अगर आक्रमण होता है तो जो विजेता होते हैं वो खुद को क्या मानेंगे, वो श्रेष्ठ मानेंगे। अब जब आक्रमण होता है कहीं पे, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे ही लोग मर गए होंगे, कुछ तो लोग वहां बचे होंगे। तो जो लोग बचे होंगे वो क्या होंगे, वो विजेताओं के अधीन हो जाएंगे। तो विजेता खुद को तो श्रेष्ठ मानेंगे, श्रेष्ठ घोषित करेंगे। जो उनके अधीन हो गए वो कौन होंगे, जो उनसे कम श्रेष्ठ माने जाएंगे, वो होंगे अनार्य। तो क्लियर हुआ ना, यहाँ पे आर्य कौन है, अनार्य कौन है। अच्छा, अब बात आती है कि चलो ये तो पता चल गया कि आर्य जो है वैदिक संस्कृति के निर्माता थे और सिंधु घाटी सभ्यता के पे शायद उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन ये आर्य आए कहाँ से, हम इतनी देर से आर्य आर्य बोल रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए आए कहाँ से। अब इस बारे में बहुत कन्फ्यूजन नहीं कहेंगे, सॉरी, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं अलग अलग विद्वानों के। तो आइए देखते हैं किन किन विद्वानों के कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और उनको जरा ध्यान से सुनना है, ध्यान से नोट डाउन करना है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कुछ के मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, मज़ेदार से, खुद के दिमाग से बनाए हुए, जिनसे आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इनका मानना था कि आर्य आए आर्कटिक क्षेत्र से। आर्कटिक क्षेत्र जो उत्तरी ध्रुव पे पाया जाता है। तिलक, आर्कटिक, कुछ क्लिक किया, तिलक, आर्कटिक, टिक, तिलक। सिली सा लगेगा सुनने में, लेकिन अगर ऐसे ट्रिक से याद रहता है तो क्या बुराई है। मुझे खुद क्लिक करती है ट्रिक, तभी मैं आपको बताती हूँ, कहीं मैंने पढ़ी नहीं है, ना ही किसी भी वीडियो में ये आपको मिलेंगी। तो तिलक से आप याद रख सकते हैं आर्कटिक। दूसरे विद्वान है हमारे पी गाइल्स। इनका कहना था कि आर्य आए हंगरी से। याद रखने की ट्रिक, हंगरी, इंग्लिश में हंगरी जो वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है, भूख। अब भूख में जूस पी गए, यानी कि विद्वान का नाम क्या है, पी गाइल्स, पी गए। तो अगर पी गाइल्स ऑप्शन में आएगा और पूछा जाएगा कि इनका क्या मत था, कहाँ से आया आयरन, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए पी गाइल्स, पी गए, किस चीज़ में पी गए, भूख में पी गए। भूख मतलब हंगरी। तो पी गाइल्स ने कहा कि आर्य हंगरी देश से आए थे। अब आते हैं तीसरे विद्वान हमारे दयानंद सरस्वती जी। इनका कहना था कि आर्य कहाँ से आए, तिब्बत से। देखो भैया, एक और याद रखने की ट्रिक, दयानंद सरस्वती, इनका नाम खत्म होता है ती पे और तिब्बत शुरू होता है ती से। सरस्वती, तिब्बत, क्लिक किया, जहां सरस्वती खत्म होती है ती, वहां से तिब्बत शुरू होता है। दयानंद सरस्वती, तिब्बत। तो दयानंद सरस्वती का जब भी नाम आएगा और ऑप्शन आएंगे कि या फिर ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं कि तिब्बत, आर्य तिब्बत से आए, किसका कथन था, मतलब किसका मानना था। तो ती से तिब्बत और सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अब हमारे एक विद्वान हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। इनका कहना था कि आर्य आल्पस पर्वत से आए थे। फिर एक है गंगानाथ झा। इनका कहना था ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। ऋषि मुनि कहाँ बैठ के तपस्या करते हैं, अधिकतर गंगा के किनारे। तो जब बात आती है विद्वान गंगानाथ झा की, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए ऋषि, गंगा मतलब ऋषि, यानी कौन सा देश, ब्रह्म ऋषि देश। तो गंगानाथ झा का कहना था ये ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। एक विद्वान है हमारे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। इन भाई साहब का कहना था कि आर्य हमारे सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, जो पंजाब के आसपास कहीं पड़ता है। कहाँ से आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश से। किसका कहना है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का। और लास्ट जो विद्वान है हमारे मैक्स मूलर। इनका कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। माँ से मैक्स मूलर, माँ से मध्य एशिया। फिर से याद रखने की ट्रिक, माँ से मैक्स मूलर, माँ से मध्य एशिया। और इन सबके मत अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इतिहासकारों ने जिनका मत माना है वो माना गया है मैक्स मूलर का, कि मध्य एशिया से आर्य आए थे।
इसके पीछे कुछ रीजन भी हैं जो डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं कि वैदिक संस्कृति में लोहे का बहुत प्रयोग पाया गया है। और आपने अगर ध्यान हो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर याद करें, उसके बारे में ध्यान से अगर पढ़ा हो, तो उसमें कहीं भी लोहे के प्रयोग का जिक्र नहीं है। और लोहे का प्रयोग कौन करता था? आर्य लोग। मध्य एशिया में लोहे का प्रयोग किया जाता था। मध्य एशिया में उस समय लोहे का प्रयोग पाया जाता था। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये कथन ज़्यादा सही साबित होता है। इसका मतलब आर्य मध्य एशिया से आए होंगे, तभी वैदिक संस्कृति में लोहे का प्रयोग पाया जाता है। अब अगर वैदिक संस्कृति को समझना है, आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी ही होगी, क्योंकि ओवरव्यू क्लास है वैदिक संस्कृति की। देन नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, क्योंकि हमेशा पहले क्या देते हैं किसी चीज़ का ओवरव्यू, ताकि एक बेस बन जाए उस चीज़ का। हाँ, तो हम कहते हैं कि वैदिक संस्कृति को जानना है तो उसके वैदिक साहित्य को, यानी कि उस संस्कृति की लिटरेचर क्या था, उसको समझना जरूरी है। तो उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। कौन कौन से साहित्य थे? 4 तरह के साहित्य थे। वेद, नंबर 1 वेद, नंबर 2 ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 3 आरण्यक, और नंबर 4 उपनिषद। फिर से सुनिए कौन कौन से वैदिक साहित्य थे? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अगर बात करें वेद की, वेद मैंने पहले ही बोला कि ये संस्कृत धातु या संस्कृत शब्द विद से लिया गया है। जब लिया ही संस्कृत से गया है तो इसकी भाषा क्या रही होगी? संस्कृत। और ऐसी वैसी संस्कृत भी नहीं, प्योर क्लासिकल संस्कृत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत नहीं, सॉरी, शास्त्रीय संस्कृत। तो वेद किस तरह की भाषा में लिखे गए थे? शास्त्रीय संस्कृत, बिल्कुल क्लिष्ट संस्कृत जिसे बोलेंगे। अब चूंकि इतनी कठिन भाषा में लिखे गए थे तो हर कोई इन्हें पढ़ नहीं सकता था। जब हर कोई नहीं पढ़ सकता था तो आम लोगों तक इनकी पहुंच नहीं थी कि एक आम इंसान को पढ़ सके या समझ सके। अब हो सकता है इसमें लिखी हुई चीज़ें बहुत अच्छी हों, बहुत बढ़िया हो, लेकिन फ़ायदा क्या अगर आम इंसान तक पहुंच ना सके? तो फिर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि इसमें जो कुछ लिखा गया है वो हर किसी तक पहुंच सके। जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हम 12th क्लास में होते हैं, 11th क्लास में होते हैं, या कॉलेज टाइम में होते हैं, अगर साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं या हमें मोटी मोटी किताबें समझ में नहीं आती हैं, तो लास्ट टाइम पे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन बैंक होते हैं ना, क्वेश्चन बैंक, या फिर वो मॉडल पेपर्स, वो पढ़े 1-2 महीना पहले, और बस उसमें इजीली सब दिया होता है, शॉर्ट में सब दिया होता है, उनको रटा और एग्जाम देने चले गए, पास हो गए। तो ऐसे एक बीच का रास्ता निकाला गया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये सब कुछ समझ में आए। तो बस इसी रीजन से, चूंकि बहुत कठिन संस्कृत में थे, शास्त्रीय संस्कृत में थे, तो फिर रचना हुई ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? एक तरह से जैसे क्वेश्चन बैंक होते हैं ना हमारे, या मॉडल पेपर होते हैं, वो हमारे पूरे कोर्स का सार होते हैं एक तरह से, उनका शॉर्ट रूप, कुंजी जिसे बोलेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? वो वेदों की कुंजी। ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? वेदों की कुंजी, जो बहुत सरल भाषा में लिखे गए थे। वेदों के कंपेरिजन में भाषा उनकी सरल थी। और ब्राह्मण ग्रंथ में कर्म कांडों पे बहुत जोर दिया गया था। कर्म कांड जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि कोई मर जाता है तो ये सारे काम करते हैं, पितरों को अर्पण जरूर करना है, अंत्येष्टि इस तरह से करनी है, तेल भी जरूर करनी है, 10 भी जरूर, ये सब क्या है? ये कर्मकांडी तो है भैया। चाहे कोई गरीब है, चाहे उसको भैया कफन तक के रुपए नहीं है, लेकिन लोग लज्जा के मारे, लोग ताने ना दे, कुछ नहीं दे, इंसान ये सब करता है कि 13वीं भी करनी है, 10वीं भी करनी है, ब्राह्मणों को भोज भी, क्या है? कर्म कांडी तो है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कर्म कांडों पे बहुत जोर दिया गया। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, कर्म कांड बहुत तरह के होते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, वो होता है ना रिचुअल्स जिन्हें बोलते हैं वो। अब जब कर्म कांड में इतनी सारी दिक्कतें आने लगी, मतलब कर्म कांड में बहुत बहुत तरह के होते थे उस समय, तो अब तो फिर भी बहुत कम है। उस समय तो जैसे अगर धोखे से किसी गाय की हत्या हो गई किसी से, तो भैया ब्राह्मण लोग बोलते थे कि ऐसे कर्ज नहीं उतरेगा, अब तो तुम हमें इस हत्या के बदले में सोने की गाय दो। अब बताओ कोई गरीब इंसान है, धोखे से उससे हत्या हो गई, कैसे दे सोने? तो लोग परेशान हो गए ना इन कर्म कांडों से। कहीं ना कहीं वो होता है ना, एक डिप्रेशन सा, एक स्ट्रेस सा बढ़ गया कि भाई ये तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लोगों को लगने लगा कि कुछ तो
ऐसा है कि हमें कर्मकांडों में कहीं ना कहीं बांधा जा रहा है जबरदस्ती। जो वेदों में जो बातें लिखी हैं, होता क्या है, वेद चूंकि शास्त्रीय संस्कृत में लिखे थे, तो उनको जब ब्राह्मण ग्रंथ में तब्दील किया गया, ब्राह्मण ग्रंथ में अनुवाद किया गया, तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से अपने तरह से उसको ट्रांसलेट करके लिख दिया। तो क्या पता जो मूल बात थी वेदों में वो सही तरीके से कन्वे हुई भी या नहीं हुई, उसको हर किसी ने अपने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया और बन गए ब्राह्मण ग्रंथ, और अपने अपने हिसाब से कर्मकांड बना दिए। तो उससे लोग परेशान होने लगे। तो अब तीसरा रास्ता आया। अब तीसरा क्या है? आरण्यक। आरण्यक शब्द बना है आरण्य से, और आरण्य बोलते हैं जंगल को। यानी कि लोग जब परेशान होके अपनी मन की शांति के लिए, मान लो बोले अब भैया यहाँ नहीं रुकना, यहाँ तो फंस गए हैं, बहुत बहुत कर्मकांड है, ऐसा है हमें बांधा जा रहा है, वेदों की मूल बात तो पता नहीं क्या है लेकिन कर्मकांडों में जरूर बनते जा रहे हैं, तो क्या करें, मन की शांति चाहिए, तो पहुंच गए जंगलों में। जंगल मतलब जैसे नेचर के पास, जैसे आजकल कई लोग चले जाते हैं ना, जैसे ध्यान तपस्या करने जाते थे ऋषि मुनि, अभी भी कई लोग नेचर के पास कभी कभी चले जाते हैं नेचर में, जब शांति, मन की शांति चाहिए होती, कहीं सुदूर चले जाते हैं हिमालयी क्षेत्रों में, कहीं पहाड़ों पे, तो इस तरह से जंगलों में चले गए वो। अब जंगलों में जब वो गए तो वहां जाके शांति के साथ साथ ये महसूस हुआ कि कर्मकांड तो चलो ठीक है, जो है सो है, लेकिन ऐसा नहीं कर्मकांड ही सब कुछ है। नेचर भी बहुत बड़ी चीज है, प्रकृति भी बहुत बड़ी चीज है, और प्रकृति ने बहुत कुछ हमारे लिए ऐसा बनाया है जो कर्मकांड से भी ऊपर उठ के है। जैसे कि प्रकृति ने हर किसी के पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ बनाया है। मनुष्य के लिए कंदमूल हैं जंगलों में, जानवरों के लिए भी कुछ ना कुछ है। प्रकृति अपने हिसाब से सब कुछ बैलेंस कर रही है, मतलब प्रकृति भी बहुत बड़ी चीज है। तो नहीं लगा यार कर्मकांड है तो चलो ठीक है वो है, लेकिन कर्मकांड के अलावा प्रकृति भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो उन सब चीज़ों से आकर्षित होके, या उन सब चीज़ों का जो उनके मन पे प्रभाव हुआ, जो उन्हें ज्ञान अपने हिसाब से प्राप्त हुआ वहाँ की शांति में, प्रकृति से रिलेटेड, तो वहाँ जिन चीज़ों की रचना हुई, जो चीज़ लिखी गई, उन्हें बोलते हैं आरण्यक। यानी कि जंगलों में जिन चीज़ की रचना हुई उन्हें बोलते हैं आरण्यक। अब जब अब कर्मकांड के साथ साथ प्रकृति का भी ज्ञान हो गया, अब ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ज्ञान बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले कर्मकांड में बंधे खाली, अपनी बुद्धि लगाई नहीं, फिर नेचर में गए, थोड़ा दिमाग खुला, प्रकृति का भी ज्ञान आया। यही तो होता है जब हम सुनी सुनाई बातें, जैसे हमारे घर में जो हमें सिखाया जाता है कि आपको इस तरह से पूजा करनी है, ये करना है, ठीक है, वो सब ठीक है अपनी जगह, वो कहीं यहाँ बहस का मुद्दा नहीं है, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। लेकिन वो सुनी सुनाई रटी रटी बातें हमने सीख ली, लेकिन खुद से जब ऑब्जर्व करते हैं, नेचर में जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं, हमारा दिमाग खुलता है ना, तो हमें ज़्यादा ज्ञान आता है। तो जब ज्ञान ज़्यादा बढ़ गया, बुद्धि हमारी खुली, तो अब क्या आता है, अब फिलॉसफी, क्या जिसे बोलते हैं दर्शन, हिंदी में ज्ञान मार्ग आ जाता है। और उसमें किस चीज़ की रचना हुई, जो हमारा लास्ट था वैदिक साहित्य, उपनिषद। किसकी रचना हुई? उपनिषद, जिसमें दर्शन यानी कि फिलॉसफी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ज्ञान मार्ग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और लॉजिकल सी बात है कि जब उपनिषद ज्ञान पे आधारित हैं, तो वो किसके विरोधी होंगे? वो कर्मकांड के विरोधी होंगे, क्योंकि उसमें नॉलेज पे ध्यान दिया गया है, ज्ञान पे ध्यान दिया गया है, दर्शन पे ध्यान जोड़ दिया गया है। तो वो कर्मकांड के क्या है? विरोधी। कर्मकांड में क्या कहा गया कि आप ये रिचुअल करो, वो रिचुअल करो, ऐसे करो, ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, तब आपको मोक्ष मिलेगा। तो वहीं उपनिषद में क्या गया है, भैया जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, लाख पूजा पाठ कर लो लेकिन मोक्ष नहीं मिलने का, ज्ञान भी तो होना चाहिए। बात भी सही है। तो जहाँ फिलॉसफी आ गई, ज्ञान मार्ग आ गया, तो रचना हुई उपनिषद की। और उपनिषद को हम दूसरे शब्द में वेदांत भी बोलते हैं। अगर इसका संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद बोले तो दोनों शब्दों को अलग अलग करके देखें। वेदांत मतलब वेदों का अंत। वेदों का अंत मतलब, वेदों का अंत मतलब, वेदों का अंत बोले तो वैदिक साहित्य का जो लास्ट पार्ट है वो उपनिषद ही है, यहाँ पे वेदों का अंत। तो इसलिए उपनिषद को क्या बोला जाता है? वेदांत भी बोला जाता है। तो ये था भैया वैदिक संस्कृति की आपकी पहली क्लास, थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में हम कल से
डिटेल में चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको नोट कराएंगे और 2 मिनट के लिए कुछ मोटिवेशनल बात। किस चीज़ के ऊपर मोटिवेशनल बात करूं समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। कोई मैं पहले से सोच के तो बैठती नहीं हुई, एकदम से माइंड में जो आता है वही बोल देती हूँ, वही सबसे अच्छा रहता है ना। तो चलो आज पढ़ाई के ऊपर ही बात कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई लोग कहते हैं पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, और कई लोग कहते हैं कि भैया ना भैया इतनी पढ़ाई तो अपने बस की नहीं है, खास करके सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई ये तो हमारी बिल्कुल ही बस की नहीं है। तो ये बताओ मुझे, मन नहीं लगेगा? देखो मन तो अपने हाथ की चीज़ है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। मन आपका है, आप मन के नहीं हो। मन आपका है, आप मन के नहीं हो। कभी आप ये कहते हो ना मेरा मन थोड़ी ना कहता है मेरे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ? मन आपका है, जहां लगाना चाहोगे लग जाएगा, जैसे लगाना चाहोगे लग जाएगा। अब रही बात टाइम नहीं मिलने की, तो टाइम तो सबके पास ही 24 घंटे हैं। पीएम मोदी के पास भी 24 घंटे हैं, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। तो वो भी उसी टाइम में कुछ वैल्यूबल कर रहे हैं, कोई भी हो, पीएम नहीं कोई भी, तो उन्हीं 24 घंटों में से अपने लिए निकालना अगर पढ़ना है। और रही बात इस चीज़ की, अगर आपने माइंड में ही ये सोच लिया कि ये मेरे बस की नहीं है, तो आधे आधे असफल तो आप वहीं हो गए। क्यों भैया? जो अब तक कुछ भी बने हैं, चलो सिविल सर्विसेज नहीं, कोई भी अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं, तो वो क्या कुछ अलग खाते पीते थे, या भगवान ने उनको कुछ ज़्यादा दिमाग दिया था, या भगवान ने 24 घंटे की जगह 28 घंटे दिए थे, या भगवान ने उनको इतना अच्छा मन दिया था कि उनका मन बस पढ़ाई में लगता ही लगता था, उनको किसी और चीज़ का मन ही नहीं करता था? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली स्पेशल कोई भी नहीं है और स्पेशल हम सब हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान ने हम सभी को स्पेशल बनाया है, भगवान ने हम सबको बुद्धि दी है, भगवान ने हम सबको मन दिया है, भगवान ने हम सबको टाइम भी बराबर दिया है, और सबके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई दिक्कतें भी हैं। तो अगर हमें कुछ करना है तो इन सबके बीच में से निकल के ही करना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने मन में ये बैठाना होगा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।